नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रित हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। बहुचर्चित मनीषा मित्तल हत्याकांड की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बैंक खातों से लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मनीषा मित्तल के भाई हेमांक मित्तल और उसके बिजनेस पार्टनर गोविंद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हेमांक ने वारदात के पहले गोविंद के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए थे। आरोप ये भी है कि इसी रकम से 2 शूटर्स को हत्या की सुपारी भी दी गई थी। जांच में ये भी सामने आया है कि स्कूलों के सीसीटीवी कैमरास का एक एक्सेस हेमांक के पास था, जिसे गोविंद के जरिए शूटर्स तक पहुंचाया गया। पुलिस का कहना है कि बैंक ट्रांजैक्शन और डिजिटल साक्ष्यों की साजिश की गई है और अहम कड़ियां भी जुड़ चुकी हैं। अब मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और जनादेश का अनादर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत और शहरी निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव अब तक लंबित है। बिंदल ने सरकार पर विकास कार्यों में विफल रहने, किसानों बागवानों के भुगतान रोकने और रोजगार व महिला सम्मान राशि जैसे चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास और राष्ट्रवाद की विचारधारा पर काम करती है और वर्ष 2027 में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मंगलवार को कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के तहत धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में शिमला शहरी और ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारियों व बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरने का नेतृत्व राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की मूल भावनाओं की रक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जनता की आवाज और संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखना बेहद जरूरी है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने तथा जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों को लेकर नए और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि आउटसोर्स केवल अस्थायी और आवश्यक आधारित व्यवस्था होगी। इसे नियमित सरकारी रोजगार का विकल्प नहीं माना जाएगा। नए निर्देशों के तहत इन पदों पर नियमित भर्ती हो चुकी है या स्वीकृत पद भरे हुए हैं तो वहां आउटसोर्स नियुक्तियां नहीं होंगी। साथ ही वित्त विभाग की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना किसी भी विभाग में नई आउटसोर्स भर्ती नहीं की जाएगी। सरकार ने का कहना है कि वर्तमान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी फिलहाल सेवाएं देते रहते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति नियमित भर्ती पूरी होने तक अस्थायी आधार पर ही जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 26,000 से अधिक कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर कार्य कर रहे हैं। नगर निगम धर्मशाला के 3 निर्वाचित पार्षदों और उनके परिवार के सदस्यों पर सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण के मामले में जिला प्रशासन ने जांच पूरी कर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेजी है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एसडीएम धर्मशाला के माध्यम से जांच करवाई गई। जांच में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाए जाने के बाद नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम एक्ट के तहत रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है और अब इस मामले में नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम धर्मशाला के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कोरम के अभाव में टलने के बाद विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के सभी 11 पार्षद सदन में मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस समर्थित पार्षदों की अनुपस्थिति के कारण चुनाव नहीं हो सका। सुधीर शर्मा ने कहा कि यदि कांग्रेस के पास बहुमत है तो उसे चुनाव से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगली बैठक में साधारण बहुमत से चुनाव होगा और मेयर भाजपा और डिप्टी मेयर पद पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि यदि 2 दिनों के भीतर जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की तिथि घोषित नहीं हुई तो भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर देगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नालागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क को केंद्र के सहयोग से बिना अपने स्तर पर विकसित करने का फैसला लिया है। 265 एकड़ भूमि पर करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो निवेशकों को सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत त्वरित मंजूरी प्रदान करेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पार्क के शुरू होने से करीब 20,000 रुपए का सालाना टर्नओवर होगा और अगले 5 से 7 वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपए का लाभ मिलने की भी संभावना है। अब तक 11 कंपनियां यहां निवेश के प्रस्ताव दे चुकी हैं। क्लस्टर विकास योजना के तहत बनने वाले इस पार्क के लिए सरकार सिडबी से ऋण लेगी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा में गलत परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने के कारण अभ्यर्थी के परीक्षा से वंचित रहने के मामले में गंभीरता लेते हुए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसे 21 जून को नीट की परीक्षा देनी थी, जिसके लिए वह राष्ट्रीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढलियारा जिला कांगड़ा में केंद्र आवंटित किया गया था, लेकिन वहां इस नाम का कोई स्कूल नहीं मिला। वहीं प्रवेश पत्र में भी टेस्ट सेंटर नंबर धर्मशाला और पिन कोड नगरोटा बगवा का दर्ज था। गलत और भ्रामक जानकारी के कारण अभ्यर्थी समय पर सही परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सकी थी और परीक्षा देने से वंचित रह गई थी। शिमला जिला के नेरवा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में पिता और 12 वर्षीय बेटी की मौत हो गई है। बावी कैंची के पास होकाहा गांव निवासी लोकिंदर धनाइक अपनी बेटी टिया के साथ कार में बैठे थे और रिवर्स कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी और बेटा नीचे सड़क पर खड़े थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि लोकिंदर धनाइक, जिनकी उम्र 42 वर्ष, उनकी बेटी टिया 12 वर्ष मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम के तेवर तीखे रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और की चेतावनी भी दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून अगले 2 दिनों के भीतर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी 6 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की गई है। 2 जुलाई से और अधिक सक्रिय होने का भी अनुमान है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। वहीं मंगलवार सुबह भी प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल की छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए आनंद ज्ञान के साथ।